हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 की समस्त छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत। आज हमने जहां कल एक अध्याय समाप्त किया था कुंवर नारायण का, आज उससे आगे के अध्याय की तरफ हम चलते हैं और अगला अध्याय आपका है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान एक विशिष्ट कवयित्री के साथ साथ एक गद्यकार भी रही है। श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी इन्होंने लिखी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की यदि जन्म की बात करें तो 1904 में प्रयाग इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और ज़्यादा उम्र भी इन्होंने प्राप्त नहीं की। 1948 में इस संसार को छोड़ करके ये हमेशा के लिए चली गई। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि केवल जब इनकी उम्र 5 वर्ष की थी तब उन्होंने अपनी प्रथम कविता लिखी थी। और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से भी जुड़ी हुई रही और इस आंदोलन से जुड़ी हुई होने के कारण उनको कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। राष्ट्रीयता का भाव भी इनमें कूट कूट के भरा हुआ था और इनकी विशेषता ये थी कि विशेष या जटिल जो चीज़ें होती है या जटिल विषय होते हैं उनको भी ये सहजता के साथ अपनी लेखनी का अंग बनाती है। तो इनकी रचनाएं वास्तव में मर्मस्पर्शी है और कई रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भी है। इनका निधन 1948 में एक मोटर एक्सीडेंट में, दुर्घटना में हो गया था। लेकिन और मैं आगे बताना चाहूँगा कि इन्होंने निबंध के साथ साथ अन्य लेख भी लिखे हैं और सैम सरिया पुरस्कार इनको इनकी कहानियों पर मिला है। तो अब आइए जो अध्याय में अब आपको बताने जा रहा हूँ उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। और आज का ये अध्याय है जिसका शीर्षक है मेरा नया बचपन। इस कविता का शीर्षक है मेरा नया बचपन। प्रिय विद्यार्थियों, इस संसार में कवयित्री ने बहुत ही सुंदर विषय को उठाया है। आदमी की 3 अवस्थाएं प्रमुख मानी गई है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इन सब में सबसे श्रेष्ठ कोई अवस्था है तो बाल्यावस्था है। बाल्यकाल का समय ईश्वर का एक वरदान होता है, क्योंकि इस समय जो आनंद और जो उल्लास होता है उसको शब्दबद्ध कर पाना मुश्किल है। बच्चा जो बालपन में, लड़कपन में जिस प्रकार की कल्पनाएं करता है, जिस प्रकार के खेल खेलता है, ना उसको अपने स्वयं की कोई फिक्र है, ना कोई चिंता है। वो बिल्कुल निर्विकार भाव से, मन में कोई मेल नहीं है, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। जो कुछ हृदय में बात उठती है उसी को वो सबके सामने कह देता है, रख देता है। निश्चल, छल रहित, निर्विवाद, विवादों से रहित, निष्पाप, पाप से रहित, निष्कलंक, कलंक से रहित, निर्लेप, किसी तरह से लिप्त नहीं किसी चीज में, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इन विकारों से परे। ये जीवन तो शायद ईश्वरीय जीवन है। तो आप कल्पना करें कि ईश्वरीय जीवन वो बालक जीता है बाल्यावस्था की। कभी समय मिले, एकांत चिंतन जब शयन के लिए जाओ, सोने से पहले केवल 5 मिनट उस समय को याद करो जब आप बहुत छोटे हुआ करते थे, जब आपने स्कूल में जाना भी शुरू नहीं किया था। क्या चिंता थी, कौन सा तनाव था। आपके शरीर, आपके कपड़े, आपके रहन सहन की सब जिम्मेदारी माता पिता की होती थी। वो संभालते, वो खिलाते, अपने हाथ से जबरदस्ती पकड़ के आपको खिलाते थे। आप रूठ के भाग जाया करते थे, वो माँ आपको मना के लाती, आपको अपने हाथों से कोर खिलाती। ना किसी से फसाद, ना किसी के प्रति, और झगड़ा हो गया मित्रों में तो कुछ ही क्षणों के बाद में फिर वही दोस्ती। अनुपम है बचपन का भाव। कवयित्री इस बात को अब बहुत ज्यादा इस बात को सोच के दुखी है कि मेरा वो बचपन कहाँ चला गया। उसको बहुत याद करती है। उसके स्मरण में, उसकी स्मृतियों में प्रत्येक पल कौंधता है बिजली की तरह, उसको टीस देता है, पीड़ा देता है कि वो बचपन की वो सुनहरी यादें। कि एक गजलकार ने लिखा था, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हम जब छोटे थे कागज की कश्ती बनाते और पानी का जो रेला बहता था उसमें अपनी नाव को चलाते और वो नौकायन करके इतना आनंद और इतना उल्लास महसूस करते। शायद वो दिन चले गए। तो इसलिए ये सब चले जाते हैं। बचपन आके चला जाता है, युवावस्था आके चली जाती है, लेकिन याद रखना वृद्धावस्था आके जाती नहीं, वो तो आदमी को साथ लेके जाती है। तो युवावस्था में जिम्मेदारियां हैं,
तनाव है, तरह तरह के उत्तरदायित्वों से हम सब जूझ रहे होते हैं। बचपन का वो उल्लास भरा वातावरण समाप्त हो जाता है जैसे ही हम किशोरावस्था या युवावस्था की तरफ प्रवेश करते हैं, और धीरे धीरे वो उल्लास और आनंद समाप्त होता है। आप सबको भी अपने कविता को पढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार स्मरण शक्ति को उस तरफ लेके जाएं जब आप बहुत छोटे हुआ करते थे, किस किस तरह के खेल खेलते थे, अकल्पनीय, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। महादेव वर्मा ने कई अपनी कहानियों के अंदर ये चीजें डाली, आपने पढ़ा होगा उनकी कहानियां, कि बाल्यावस्था में कैसी कैसी क्रीड़ाएं वो करते थे। हम जिसके बारे में सोच नहीं सकते वो क्रीड़ाएं हम कल्पनाएं उस बाल्यावस्था में करते। तो चलिए अब मैं आपको इस कविता से सीधा जोड़ता हूँ। कवियत्री अब युवा हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसकी स्मृतियों में वो बाल्यकाल, वो बाल्य अवस्था अब भी दौड़ती है। कवि खिन्न है, वो हाथ जोड़ती है इस युवावस्था के कि न जाने हे बचपन तू मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया, और मुझे कहाँ कौन सी संगत में इस युवावस्था से, इस समझदारी के बंधन से जोड़ दिया। नहीं चाहिए मुझे ऐसी समझदारी जिसमें केवल विकलता है, व्याकुलता है, अधैर्य है, दुखीपन है। ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वही एक निष्ठ भाव से समर्पित आनंद भरा जीवन चाहिए जो केवल बाल्यावस्था में संभव था। खैर, अब जब उम्र बीत चुकी है तो बचपन तो लौट के आने का नहीं, लेकिन हाँ, एक सुखद संदेश हम सबको कवियत्री ने दे दिया है। यदि बचपन बीत भी गया है तो लेखिका कहती है कि जब मेरी एक बच्ची है, वो बच्ची बाहर से कहीं खेल के आई है, छोटी सी बच्ची है। अब जब लौट के आई तो उसका पूरा मुंह मिट्टी से लिपटा हुआ, उसने मुंह में मिट्टी खा रखी है, और जब माँ के पास आती है तो हाथ में कुछ मिट्टी ले रखी है, कुछ मुंह की लपेट रखी है। माँ से कहती है, माँ अपनी तोतली जबान में कहती है, माँ तुम भी खाओ, खाओ नहीं बोलती, खाओ। तो कवियत्री इतनी गदगद होती है उस दृश्य को देखकर, इतनी रोमांचित होती है कि जैसे उसका बचपन वापस लौट के आ गया। इसीलिए इस कविता का शीर्षक रखा मेरा नया बचपन। जो बचपन बिसरा चुकी थी, मैं भूल चुकी थी, चला गया था, मेरे जीवन की अनमोल धरोहर, वो जीवन एक बार पुत्री के रूप में, उसके बचपन के रूप में फिर लौट आया है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप भी बचपन को जीना चाहते हैं तो अपने घर में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों के साथ रहना सीखो, उनसे बोलना सीखो, उनकी प्यार भरी जबान, उनकी प्यार भरी हरकतों को देख करके आनंद को महसूस करना सीख लो। आपका बचपन लौट के आएगा। और बचपन से बड़ी धरोहर इंसान के पास कुछ नहीं है। आप बच्चे को 2000 का नोट दीजिए या फिर 2 रुपए की, 5 रुपए की चॉकलेट दीजिए, आप, वो नहीं लेगा आपका 2000 का नोट। नहीं है उसको मोह, नहीं है उसको ममता, आसक्ति, माया। वो तो चॉकलेट लेगा चाहे उसकी कीमत 2 रुपए या 5 रुपए हो। ये है बचपन। तो निर्लिप्त भाव से, सहज भाव से केवल आनंद को महसूस करना, ये बचपन का फलसफा है। आइए मैं सीधे सीधे कविता से जोड़ने का प्रयास करता हूं। कविता की प्रथम पंक्तियां मैं शुरू कर रहा हूं। आप सभी से मेरा आग्रह कि अपनी पाठ्य पुस्तक अपने सामने रखें, और जो जो पंक्तियां, क्योंकि ये कविता बिल्कुल सरल है, सीखने में कहीं दिक्कत नहीं है, इसके प्रश्न उत्तर भी आसानी से कर सकते हैं, और ये शाब्दिक अर्थ वाली कविता है, इसमें भावार्थ प्रधान नहीं है, इसलिए आप शब्दों पर ध्यान देंगे तो आप सहजता से अर्थ को ग्रहण कर पाएंगे। चलिए कविता की पहली पंक्तियों से मैं शुरू कर रहा हूं, और आप ध्यान दें, आपको सहजता से हर चीज समझ में आएगी। पहली पंक्ति में कविता में कवियत्री कह रही है कि बार बार आती मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया कहाँ तू, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। सीधा सीधा अर्थ है, हे बचपन। कवियत्री उसको बहुत याद करती है, बचपन को स्मृति में उसको पीड़ा देता है वो बचपन की यादें, कि कहाँ गया बचपन तू। हे बचपन, में प्रति क्षण प्रतिपल तेरा स्मरण करती हूँ। तो कहती है कि बार बार आती याद मुझको मधुर बचपन तेरी। हे मधुर, मिठास से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ बचपन, हर समय मुझे तेरी स्मृति बनी रहती है। क्योंकि जब मैं वो याद करती हूँ और आज की दुनिया से तालमेल बिठाने का प्रयास करती हूँ तो मुझे अजीब लगता है, अलग लगता है। आज कहाँ स्वार्थ के नाते हैं, स्वार्थ के बंधन है, हर आदमी एक दूसरे को शक और शंका से देखता है। वो बचपन की स्वच्छंद गतिविधियां, वो सब कुछ समाप्त होती हुई सी लग रही है। तो कहाँ गई वो बचपन की स्मृतियां, और गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। हे बचपन, यदि मैंने आज तक इतने उम्र तक आनंद की पराकाष्ठा को जिया है तो वो केवल बचपन था।
वो सबसे ज्यादा खुशी देने वाले पल हुआ करते थे, वो जीवन सबसे आनंददायी जीवन हुआ करता था। लेकिन आज उस जीवन से मैं न जाने कितनी दूर आ गई हूँ, और ऐसी दूरी मुझे हर समय डसती है, दंश मारती है, पीड़ा देती है। तो बचपन की स्मृतियों को याद करते हुए कवियत्री काफी खिन्न और उदास है और बचपन की यादों में खो जाना चाहती है। अगली पंक्तियां कि चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। ये था बचपन। चिंता रहित खेलना खाना, किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। चिंता रहित खेलना खाना, केवल मस्ती में खेलना और खाना, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोचता था। और वह विचरण करना स्वच्छंद, स्वच्छंद आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ घूमना फिरना, जहां इच्छा होती, जहां मन करता चले जाते। आज तो न जाने वक्त ने कैसी बेड़ियां इन पैरों में डाल दी है, कहीं भी कदम उठाते हैं तो 100 बार सोचना पड़ता है। वो सोचने वाला समय और एक वो स्वच्छंद भाव से विचरण का समय, बहुत अंतर आ गया है। बचपन तेरी स्मृतियां मुझे बार बार रुला देती है। वह ये प्रतंत्रता की बेड़ियों ने मुझे बांध दिया है, वरना तो बचपन का वो अवसर था कि स्वच्छंद स्वतंत्र भाव से विचरण करती, जहां चाहे मन किया घूम लिया, जहां चले गए। ना खाने की सुध थी, ना पीने की, वो भी घर वालों की इच्छा हुई वो खिलाते, वो पिलाते, वो नहलाते, वो धुलाते, वो तैयार करते। ये स्मृतियां मन को बड़ी पीड़ा देती है। कवियत्री आगे कहती है, कैसे भूला जा सकता है बचपन का वो अतुलित आनंद, अतुलित जिसकी तुलना करना असंभव हो। अब आप बताओ कि हे बचपन, तू तो मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन वो अतुलित आनंद जो मैंने तुम्हारे साथ रह के भोगा था, वो स्वर्गीय आनंद के बराबर था, पारलौकिक आनंद था, वो अनुपम आनंद अब वो कहाँ से लाऊं? अब वो आनंद मुझसे बहुत दूर चला गया है, अतुलित जिसकी तुलना करना भी संभव नहीं था। ऐसा आनंद था बचपन तुम्हारे साथ रह करके कि जिसकी कल्पना वर्तमान में की नहीं जा सकती। आज सारी परिस्थितियां बदल गई, आज सब कुछ अपने आप में घुटा घुटा सा लगता है, खिंचा खिंचा सा लगता है, रिश्ते अपने आप में सिमट गए हैं, दुनिया सिमट गई है। बचपन की वो विशाल दुनिया जिसकी कल्पना मात्र से मन रोमांचित हो जाता था, हे बचपन, वो तुम्हारे साथ समाप्त हो गया। कवियत्री नम भावों से अपनी उस अवस्था को याद करती है जिसने उसको आनंद के साथ जिया था। आगे चलते हैं कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। कहाँ था छुआछूत? इसका स्पर्श नहीं करना, उसके पास नहीं बैठना, यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, कोई ज्ञान नहीं था। कौन किस जाति का, कौन किस धर्म का, कौन किस मजहब समुदाय का, सब अपने मित्र हुआ करते थे। ना गरीबी का झंझट था, ना अमीरी का कोई घमंड था। गरीब हुआ वो भी आत्मीय मित्र था, अमीर हुआ वो भी हमारे समकक्ष है। बचपन का वो, मुझे तो एक कहानी याद आती है, शायद प्रेमचंद की लिखी हुई, गुल्ली डंडा, कभी पढ़ने का अवसर मिले तो पढ़ना, कि वो दो मित्र जो बचपन में साथ गुल्ली डंडे का खेल खेलते थे, बड़े हुए, एक पैसे वाले का बेटा था, एक गरीब का बेटा था, बहुत गरीब, शायद लोहार का बेटा था। बचपन बीत गया, जो पैसे वाला था वो बाहर जाकर के बहुत अच्छी नौकरी करने लगा, बिजनेसमैन बन गया, बहुत पैसे कमाए। गरीब था वो अपना लोहार का काम, लोहे पीटने का काम करने लगा। दोनों बड़े हो गए, अवस्था भी थी, खूब खेल खेलते थे। कभी कहानी पढ़ना, बड़ी रोमांचित करने वाली है। काफी वर्षों बाद बड़े हो गए, वो खूब पैसे कमाने लगा, लेकिन उसके जीवन में एकाकीपन और सूनापन था। वो बचपन को याद करके बहुत दुखी हुआ करता था। एक दिन वही वापस उसी गांव लौट आया शहर से। उसने पूछते पूछते पूछ लिया वो मित्र जिसका नाम वो जानता था, और आखिरकार पहुंच गया वहां। वो मित्र उदास था लेकिन प्रसन्न था। उदास गरीबी के कारण हो सकता है, लेकिन प्रसन्नता आत्मीय संतोष के कारण थी कि जैसा हूं ठीक हूं। वो मित्र लौट के आया, उसने एक ही अनुशंसा उसके सामने रखी, एक ही निवेदन किया। गले लगे दोनों। पैसे वाला खूब था, बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। उसने एक निवेदन किया कि मित्र एक बात मानोगे, मुझे बहुत सालती है कशक, एक पीड़ा। तो गरीब ने पूछा कौन सी? कि बचपन में जो गुल्ली डंडे का खेल हम खेलते थे, मेरी इच्छा एक बार फिर वो खेल खेलें। प्रिय विद्यार्थियों, वो दोनों मित्र, वो हंसता है थोड़ी देर के लिए कि ये कैसी बातें कर रहे हो, कि नहीं, उस आनंद को एक बार मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। दोनों साथी जा करके वो गुल्ली डंडे का खेल खेलते हैं, कितना आनंद करते हैं। मतलब ये बचपन
ये बचपन बचपन होता है, इसके समकक्ष कुछ नहीं, अतुलित आनंद है इसमें। तो देखिए कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, कौन छूत है कौन अछूत है किसने जाना, कोई ज्ञान नहीं था छुआछूत का। और बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। देखो आप, छुआछूत किसने जानी, छुआछूत तो कोई जानता नहीं था, कौन गरीब कौन अमीर कौन अपना पराया, सब एक, सबके साथ मिल के खेलते थे। और उसके बाद कह रही है कवि की बनी हुई थी मैं रानी, कहाँ, चिथड़ों में, झोपड़ी में। गरीब परिवार था हमारा, एक झोपड़े में रहती थी लेकिन अपने आप में रानी की तरह रहती, क्योंकि उस समय उस गरीबी का दुख करने का मुझे भान ही नहीं था। ये समझ भी कब आती है कि गरीबी में दुख करना चाहिए, समझदारी आने के बाद। ये चीज भी कब आती है कि अमीरी पे इतराना चाहिए, घमंड करना चाहिए, वो भी समझदारी आने के बाद। जिसको तुम समझदारी कहते हो, हरिवंश राय बच्चन ने तो उसको सबसे बड़ी मूर्खता कहा है। इसीलिए हरिवंश राय की कविता मैंने आपको बताई कि नादान वही है हाय जहां पर दाना। इस संसार में जो अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है, सबसे बड़ा अज्ञानी वही है। बात बहुत सुंदर है। तो कवियत्री कहती है कि मैं झोपड़ी में रहती थी लेकिन मैं अपने आप को रानी मानती थी। क्यों? कि उस समय ये विभेद या ये भाव नहीं था कि मैं क्या कर रही हूं, मैं कहां रह रही हूं, लेकिन उसमें आनंद था। आनंद कैसा था कि मैं झोपड़े में रहते हुए भी अपने आप को आनंद की पराकाष्ठा में देखती थी। अब आगे कवियत्री दूसरे पद में क्या करिए सुने आप, कि किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। चले जाओ एक बार स्मृति में, बचपन की यादों में, कविता का आनंद तभी आएगा। आप में से कुछ विद्यार्थी तो होंगे ऐसे जिन्होंने अपने अंगूठे को अपने मुंह में चूस लिया था। क्या आनंद था उसमें। कवियत्री कहती है कि किए दूध के कुल्ले मैंने, माँ अपने हाथों से दूध मुझे पिलाती थी। अब माँ के स्तनों का दूध पीकर जो आनंद आता था, या माँ के द्वारा पिलाए गए दूध का जो आनंद आता था, वो ईश्वरीय आनंद था, अलौकिक आनंद था, पारलौकिक आनंद था। और जब अंगूठे को लेकर के मुंह में चूसने का काम करती, वो अंगूठे को चूसने का काम भी मुझे अमृत के समान लगता था, अमृत में आनंद देता था। यदि बड़े हो गए और ऐसा कर लिया हरकत तो लोग हंसने लग जाएंगे। छीन लिया ना वो सब कुछ, वो जो स्वच्छंदता थी, वो जो आजादी थी, उसको छीन लिया। अब हर कोई शंका से देखता, हर कोई हास्य प्रकट करता, उस पर आपकी हंसी उड़ाएगा। बचपन में ये आपकी अनमोल धरोहर थी, आज लेखिका उन सबसे वंचित है, मन में बड़ी दुखी है। आगे चलिए, किलकारी किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। ये तो बच्चे होते हैं, यही तो बच्चे होते हैं कि घर में सूनापन अगर बच्चे नहीं हों, और उछलते दिन भर उधम मस्ती, उछल कूद, नाचना, हंसना, बोलना, गाना, ये सब बच्चों की अपनी हरकतें होती है। इन्हीं से घर घर लगता है। प्रिय विद्यार्थियों, घर और मकान में शायद यही अंतर है। मकान किसे कहते हैं? मकान कहते हैं कि ईंट पत्थरों सीमेंट से बनाया हुआ ढांचा वो मकान है। लेकिन जब उसमें बच्चे, आप जैसे समर्पित प्रेम से रहने वाला परिवार रहता है, तो फिर वो बनता है घर। और घर की संपूर्ण पूर्ति होती है बच्चों से। यदि जिस घर में बच्चे नहीं तो उसमें एकाकीपन लगता है, सूनापन लगता है। तो क्या किया, किलकारी मारकर सूने घर को आबाद किया। घर में सूनापन रहता था, बच्चे इधर उधर। आप देखो सूरदास की वो पंक्तियां कि वो माँ के साथ कृष्ण किस किस प्रकार के खेल करता है। बचपन का वो अतुलित आनंद यशोदा ने भोगा कृष्ण के साथ, और कृष्ण भी बड़े होने के बाद बचपन की उन स्मृतियों में डूब जाते हैं। तो इसलिए किलकारी किल्लोल मारकर, किल्लोल करते मतलब बच्चों का खेल एक तरह से, और किलकारी जोर से चिल्लाना, चाहे जैसे मस्ती में चिल्लाना, कोई बुरा समझे भला समझे। अपन तो अगर मुंह से शब्द भी फोड़ते हैं तो 10 बार उस बात को चिंतन करते हैं कि यार अपन कुछ बोल रहे हैं, लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। शिष्टाचार की बात को निभाते निभाते हमने अपने आप को दबा दिया है, हमने अपनी आत्मा को मार लिया है। वहां कोई शिष्टाचार नहीं होता बचपन में, जो मन में आई वो हमने कहा, वो हमने किया, बस आनंद तो वही था। कि बड़े बड़े मोती से आंसू जय माला पहनाते थे। याद कर लो बचपन, जब अपनी जिद पे अड़ जाते, नहीं मुझे तो ये चीज चाहिए, मुझे तो ये खिलौना चाहिए, और नहीं दिलाते, फिर आंसू की धार बनती। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला, और अंत में आपको जीत मिलती, अर्थात वो खिलौना आपका हो जाता। ये थी जयमाला। कवियत्री भी याद करती है उन पलों को कि जब माता पिता इस बात से सहमत नहीं होते, जो कुछ मांगती,
हट करती, नहीं मानती, माँ नहीं दिलवाती, पिताजी नहीं दिलवाते, तो फिर मैं आंखों में आंसुओं की धार शुरू कर देती। आखिर में वो मेरी आंसुओं की माला जो थी वही मेरी जयमाला बन जाती। मेरे को रोता देख करके फिर माँ और पिताजी पास में आते और जो मेरी वांछित वस्तु होती, जो चीज होती, वो मुझे दिलवाते। ये था बचपन। उस समय रोने में कोई झिझक नहीं। आप बच्चों की हरकतें देखो, बच्चा रास्ते में चल रहा है, अगर ठोकर लगी, गिर गया और किसी ने नहीं देखा तो फिर वो रोएगा नहीं, चुपचाप उठ करके ऐसे लेकिन किसी ने देख लिया तो फिर रोना शुरू कर देगा। उसकी नौटंकी, उसके नाटक अपने आप में अनूठे हैं। ये सब स्वाभाविक हैं और यही तो आनंद है, यही तो सबसे श्रेष्ठ बात है। अब चलते हैं आगे की पंक्तियां कि मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। लेखिका कहती है अब जब कोई जिद करी, किसी बात पे अड़ गई तो रोने लगी, माँ आई, मुझे अपनी गोद में उठा लिया, बड़ा प्यार किया, पुचकार किया, दुलार किया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। ये होता है। मेरी माँ ने मुझे गोद में उठाया, मेरी आंखों में अश्रुधार बहती देख करके मुझे इतना प्यार किया, इतना दुलार किया कि मेरे गालों को चूमने लगी। इतना चूमा मेरे गालों को, जो अश्रुधारा थी वो तो शायद माँ के स्पर्श से शांत होगी, समाप्त होगी। मेरे गाल सूख गए। जो अभी तक आंसू आ रहे थे शायद वो भी बनावटी आंसू ही होंगे। हो सकता है कि माँ से कुछ लेने की इच्छा थी तो उन आंसुओं से अपने आप को भिगो दिया और माँ ने सारी इच्छाएं पूरी की। कि दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युत दमक उठे। जब मुझे रोते देखा तो दादा ने मुझे गोद में उठाया और दूर आकाश में कहा, ये देखो आप, उधर देखो चंदा मामा, और मेरे आंसुओं को पोंछते जा रहे हैं, मुझे प्यार से दुलार कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, इतना प्यार स्नेह दे रहे हैं कि आकाश में चंद्रमा की तरफ दिखा के, बेटा वो चंद्रमा, जैसे कृष्ण रूठ जाया करते थे, मैया हो चंद खिलौनों ले हो, मैया मैं तो चांद का खिलौना लूंगा। अब माँ और कुछ खिलौने तो दिलवा सकती है, लेकिन चंद्रमा का खिलौना कहाँ से दिलवाए। तो माँ ने भी बच्चे की इच्छा पूरी करने में कसर नहीं छोड़ी। एक पात्र के अंदर कुछ पानी डाला और पानी में प्रतिबिंब दिखाया उस चंद्रमा की, बेटा ये चंद्रमा तुम्हारे पास है, तुम ले लो। अब ले नहीं सको वो अलग बात है, बाकी माँ ने चंद्रमा उसके सामने उपस्थित कर दिया। यानी माता पिता अपने बच्चों की तमाम ख्वाहिशों को पूरी करने में पूरा प्रयास करते हैं। तो दादा ने मुझे गोद में लिया और चांद दिखाने लगे, मुझे रोती देख करके मुझे दिलासा देने लगे, शांत करने लगे। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। जब दादा ने गोद में लिया, प्यार किया, चंद्रमा को दिखाया और मुझे जो मांगने वाली वस्तु थी वो मिलने की संभावना हुई, तो फिर मैं मुस्कुराने लगी और मेरे नैन युत दोनों नेत्र चमक उठे, अर्थात आनंद से भर गई और प्रसन्नता से खिलखिलाने लग गई। आगे की पंक्तियां कि वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। लेखिका बहुत याद करती है अपने बचपन को, लेकिन दुर्भाग्य देखिए मेरा कि वो बचपन का साम्राज्य, क्योंकि मैं तो साम्राज्य की तरह थी, साम्राज्ञी थी, मैं स्वयं रानी थी, क्योंकि मैं अपने समकक्ष किसी को मानती नहीं थी। मेरे पास दुनिया की सारी दौलत थी क्योंकि मेरे पास बचपन था। तो लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वो सब दौलत त्याग करके आज मैं बड़ी हो गई। मैं इठलाती हुई, बहुत अपने आप में गर्व करती हुई बड़ी हो गई, लुटी हुई, कुछ ठगी हुई और ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। अब आज मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ लुट गया है, मेरे से कुछ ठग लिया गया है। मैं एकांत द्वार पे आके खड़ी हो गई। उन्हीं स्मृतियों में मन कौन जाता है, याद स्मृतियां आती है कि आज लाज से आंखें भरी थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी। लाज से, क्योंकि वो जो समय हुआ करता था बचपन का, उस समय लज्जा का कोई भाव नहीं था, मस्त भाव से जीवन जिया करती थी। आज जब बड़ी हुई तो मेरी आंखों में लज्जा ने स्थान बना लिया। अब मैं हर काम को जब करती हूँ तो न जाने कितनी बार चिंतन करती हूँ, विचार करती हूँ। मैं बैठती हूँ, उठती हूँ, खाती हूँ, चलती हूँ, पहनती हूँ, सोती हूँ, जो क्रिया करती हूँ, हर क्रिया के पीछे अपना सलीका जोड़ देती हूँ, अपना तरीका जोड़ देती हूँ। ये क्या हो गया? ये बचपन में ऐसा कुछ नहीं था। मैं जहाँ चाहती चली जाती, जैसे चाहती बैठती, जैसे चाहती खाती। वो सब आनंद आज मेरे से दूर हो गए। आज इस दुनिया को प्रसन्न रखने के चक्कर में, इस दुनिया के लोगों को खुश रखने के चक्कर में अपने आप को कैदी बना दिया है, परतंत्र बना दिया है। मैं पराधीन हो गई हूँ, लोगों की सरों पर नाचने वाली कठपुतली बन गई हूँ। मेरे बचपन में मेरे साथ तुमने ऐसा अन्याय क्यों किया? कि तान रसीली थी कानों में,
मैं चंचल छैल छबीली थी। अब मैं बड़ी हुई तो दिल में एक अलग उमंग छाने लगी और मैं अब युवती बनने की तरफ आई तो मधुर ध्वनियाँ मेरे मन में गूंजने लगी और वह चंचल और बन ठंक रहने वाली युवती मैं बनने जा रही थी। तो ये उमंग तो थी, लेकिन उस उमंग में वो आनंद नहीं था। थैंक यू विद्यार्थियों, आज इतना ही। कल इससे आगे के जो पद हैं वो शेष मैं आपको और बताऊंगा। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि कवियत्री का जीवन परिचय आप करेंगे और साथ ही साथ पठित जो अंश हैं उनकी व्याख्या भी आप अपनी पाठ्य पुस्तक में करेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू।